स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या लोकलाइज्ड बॉन्ड या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं डिस्कस किया था विद एग्जांपल। आज हम आपके सामने खड़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा है जो कि बेसिक सी है, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस। आपको ऑलरेडी पता होगा वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन से, लेकिन जैसे कि आज हम जो एग्जांपल्स लेंगे, जो बातें करेंगे, उससे जो हम सीखेंगे ना, शायद ही आप कभी लाइफ टाइम में भूल पाए। डेटा जो है थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि मतलब किसका कितना होता है, कितनी वॉन्डर वॉल रेडियाई होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस है क्या और ये लिखा क्या गया है। जैसे नाम है एक वॉन्डर वॉल, ठीक है, ये तो हमारे डच साइंटिस्ट है, उनका नाम है। आगे जो लिखा गया है इंटरैक्शन, इससे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। काफी जैसे ही कहीं पे लिखा दिखेंगे इंटरैक्शन, तो उनका मतलब ये होगा, वहां पे वो ये सोच लेंगे कि ये इंटरैक्शन है, दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी, या कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री समझ लेते रहे वर्ड को, टर्म को, किसके, अट्रैक्शन के, किसके, इस वर्ड के कॉम्प्लीमेंट्री समझ लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द बच्चों की बात कर रहा हूं कि जो जहां पे इंटरैक्शन वर्ड लिखा होता है वो उसको अट्रैक्शन वर्ड समझ लेते हैं। लेकिन आज हम आपका ये डाउट दूर कर देंगे। इंटरैक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि वो अट्रैक्शन ही कर रहा है या वहां पे अट्रैक्शन हो रही हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल से भी ले सकते हैं। जब भी वर्ड कहीं पे लिखा होता है ना अट्रैक्शन, इंटरैक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मतलब ये नहीं होता कि वो वहां पे अट्रैक्शन बोल रहा है। याद करिएगा, याद कर लीजिएगा कि इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं होता है। अगर हम कहीं पे भी लिखा देखते हैं कि इंटरैक्शन बोला गया है, तो उसके दो मतलब होते हैं। वहां पे या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। कंडीशनल है, कोई जरूरी नहीं, फिक्स नहीं है कि यहां पे अट्रैक्शन ही हो या रिपल्सन हो। दो में से कुछ भी हो सकता है। या तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इसका एग्जांपल लूंगा अभी एक, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन होगा। बेसिकली जो आप लोग देखते हैं जनरल टर्म्स में, वो क्या देखते हैं कि जहां पे भी अगर इंटरैक्शन वर्ड देख गया, दैट मींस वहां पे आपको लगेगा कि अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसके पीछे भी आप समझ लीजिए। आप बेसिक एग्जांपल ऐसे समझिए कि आप किसी नए लोग से मिलने गए, वो आपका रिलेटिव या दोस्त नहीं, मतलब एक अनजान आदमी मिला, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन। जैसे मतलब आप ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई दूसरा पर्सन मिला, स्ट्रेंजर जिसको बोल देते हो, अननोन पर्सन, तो उससे क्या हुआ, अगर आपकी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो आपकी दोस्ती हो जाती है। कहीं पे भी देख लीजिए, कॉलेज वगैरह में जैसे फर्स्ट टाइम गए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो आपके लिए उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए सारे लोग ही स्ट्रेंजर होते हैं। तो वो फर्स्ट इंटरैक्शन होता है सारे बच्चों में, बिल्कुल होता है। उसके बाद वो महज इंटरैक्शन नहीं। अब इंटरैक्शन दो तरीके का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। दैट मींस अब वो अट्रैक्शन, आप इंटरैक्शन जो कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी स्ट्रेंजर आदमी से, वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, दोस्ती होगी, तो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन हो रहा होगा। आप दोनों को एक दूसरे की फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही होंगी, बातें करेंगे, फ्रेंडशिप होगी, दैट मींस वहां पे अट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे ही मिलते हैं, उनसे हो सकता है मिले और उनसे फर्स्ट टाइम ही मिले और कुछ ऐसी बात हो कि हमारी और उनकी लड़ाई हो जाए। ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। आप क्लास में जाते हैं तो 100 में से काफी सारे तो आपके कुछ दोस्त बन जाएंगे, 4-5, 100 में से 2-3 तो दोस्त बन जाएंगे। और जो 50%, 60% लोग बचे, 70-80 लोग, वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे। मतलब उनसे ना ही आपकी अच्छी दोस्ती होगी, ना ही उनसे दुश्मनी होगी। लेकिन कुछ 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप आंख बंद करने पे भी नहीं पसंद कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी और आपका फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रहे हैं। मतलब जो आप चाहते हैं वो उसका जस्ट कॉन्ट्रावर्टरी, मतलब जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज होता है वहां रिपल्सन। अब पहले किसी से मिले,
वहां पे दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी डजंट मैटर, लेकिन आपसे आज से ये याद रखिएगा, इंटरैक्शन का ये कतई मतलब नहीं है कि अट्रैक्शन ही होगा। वहां पे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। और अगर आज का हमारा जो टॉपिक देखोगे क्या लिखा हुआ है, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन। दैट मींस अब अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, ये हमें डिसाइड करना है। और हम आज के लेक्चर में अट्रैक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसका वॉन्डर वॉल रिपल्सन भी देखेंगे। ये कब डिसाइड होगा कि कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, ये सारी चीज डिटेल में आज के ही लेक्चर में समझेंगे। इंटरैक्शन का आज से ये याद रखिएगा, ये कतापी मतलब नहीं है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो, वहां रिपल्सन भी होगा, हो सकता है, और अट्रैक्शन भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी इक्वल इक्वल है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि अट्रैक्शन ही हो हमेशा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख के लाए वंडर वॉल के लिए, वंडर वॉल इंटरैक्शन में इट इज वेल नोन दैट गैसेस डू नॉट ओबेज, मतलब हमारी बहुत सारी गैसेस है, जितनी भी हम गैसेस देखते हैं वो कोई भी आइडियल गैस को नहीं फॉलो करती हैं। ये आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता, मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है। आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, याद रखिएगा, आइडियल गैसेस वो होती हैं जो कुछ जो हमारे बेसिक लॉज बने हैं गैस के, उनको सारे फॉलो कर रहे हो, तो वो आइडियल आदमी है, तो वो गैस आइडियल है। तो अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो किसी का एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि आप ऐसे बन जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो वो क्या है, एक एज ए इंस्पिरेशन आइडियल है। दैट मींस आपको उसका कुछ स्टैंडर्ड है, आपको बोला जा रहा है अगर आप ऐसे कर लोगे तो आप भी ऐसे बनोगे, आइडियल हो जाओगे। ऐसा ही होता है ना, पूरी सोसाइटी में ऐसा ही चल रहा है कि अगर आपका कोई स्टैंडर्ड, मतलब सबके यहाँ का अलग अलग, आप किसी के घर में अगर स्टूडेंट होंगे तो पढ़ने वाले किसी इंसान से कंपेयर किया जाएगा, किसी के घर पे सब ड्रामा करने वाले एक्टर होंगे तो फिर वो वहां पे एक्ट्रेस के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए स्टैंडर्ड सेट होगा, किसी के घर में पॉलिटिकल लीडर होंगे, पॉलिटिक्स हो रही होगी तो वो एक पॉलिटिकल लीडर जो बेस्ट होगा उसको एक तरह के आइडियल मानेंगे। तो अपने अपने आइडियल मानने की अलग कैटेगरी होगी, लेकिन होगा क्या, आप बोलोगे कि अगर इस तरह हो जाए तो आइडियल हो, मतलब आप सारी चीजें बढ़िया स्टैंडर्ड में है। वही चीज है कि अगर गैसेस के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, आपने सारे लॉज पढ़ रखे, मैं गैसियस स्टेट में नहीं जा रहा हूं, बस वही चीज है कि वहां पे अगर वो सारे फॉलो होते हैं तो फिर हमारी गैसेस आइडियल होती हैं, नहीं तो नॉन आइडियल होती हैं। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, और आज मैं कह रहा हूं कोई भी इंसान हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो, कुछ भी आइडियल होता ही नहीं है। मतलब कुछ ना पॉइंट में फ्रैक्शन, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ पॉइंट में वहां पे नॉन आइडियल कंडीशन आ ही जाती है, चाहे वो इंसान हो चाहे गैस हो। इसीलिए कोई भी गैस आपकी आइडियल नहीं मिलती है। आइडियल गैसेस क्या बोलते हैं कि किसी भी दो एटम है, मतलब एक ये गैस का मॉलिक्यूल है, एक ये गैस का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा ही नहीं। क्या है, मतलब इनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस है तो, अगर ऐसा होता, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या ऐसा होता है, तो हम लोग अभी समझेंगे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमने देखा है कोई भी गैस हो, आप उसको हाई प्रेशर पे ले जाओ, लो टेम्परेचर पे ले जाओ, तो क्या देखने को मिलता है, गैसेस हमारी लिक्विफाई हो जाती हैं। एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जिसके नीचे अगर आप लेके जाओगे तो वहां पे गैसेस लिक्विफाई होने लगेंगे। प्रेशर आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, क्या होगा देखिए, ऐसे समझिए, यहां पे एक कंटेनर है, गैसेस हैं तो दूर दूर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, ऊपर से पिस्टन से, ये पिस्टन लगा हुआ है, तो क्या देखने को मिलेगा, चैम्बर हमारा वैसा ही रहा, यहाँ पे चैम्बर उतना ही बड़ा है, ये पिस्टन है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अब जो इतने दूर दूर थे वो इतने पास आ गए। अब जब हमने और यहां पे प्रेशर बढ़ाया और बहुत हाई प्रेशर कर दिया, देखिए एकदम नीचे कर दिया है, तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारे मॉलिक्यूल थे वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे, ओवरलैपिंग करने लगेंगे, इंटरैक्शन करने लगेंगे। कब, हाई प्रेशर पे। ये जनरली आपको सारी गैसेस में, लेकिन अगर ये आइडियल गैस होते, अगर ये आइडियल गैस होती तो क्या ये ओवरलैप होती, क्या अट्रैक्ट होती, बिल्कुल ना होती, क्योंकि उनका रूल ही है किसी से कोई मतलब ही नहीं, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन, ये सिंपल सा फंडा है। तो यहां पे हमको अब क्या पढ़ना है, ज्यादा हम नहीं जा रहे डिटेल में, बस ये जान लीजिए कोई भी हमारा जो गैसियस आइडियल गैस के लिए लॉ बना है, ठीक है,
पीवी इज इक्वल टू आरटी या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जिसे बोलते हो, उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर गैसेस हैं, जैसे CH4 जिसको आप मीथेन बोलते हो, नियॉन है, आर्गन है, नियॉन और आर्गन, ये देखिए ये हमारा कैसा है, पॉलीएटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक है, ये डायटॉमिक, ये डायटॉमिक। यहां तो सारे तो पॉली या डाया है, नियॉन और आर्गन हमारे ऐसे ही क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे सीख रखा है कि जो भी हमारी नोबल गैसेस होती है ना, उनका पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पहले ही स्टेबल होती, तो उनसे किसी का मतलब ही नहीं होता है। रिएक्शन तो वो कर रहे हैं, रिएक्शन वो केमिकल्स करते हैं जो स्टेबल होना चाहते हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको रिएक्शन करने की जरूरत ही क्या है। तो वही चीज यहां पे है कि नोबल गैसेस का मोनोएटॉमिक फॉर्म में देखने को मिलता है। नॉन पोलर गैसेस सच एज CH4, नियॉन, आर्गन, N2O2 कैन बी कंडेंस फर्स्ट टू लिक्विफाई। कंडेंस क्या, वही कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन, जब हमारी गैसियस फॉर्म हो, गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन, पहले तो कंडेंसेशन आएगा, कंडेंसेशन से वहां पे गैसियस फॉर्म लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो कि जो हमारी गैसेस एटमॉस्फेयर में है, वहां पे कंडेंस होती है, कंडेंसेशन होता है, गैस जो होती है हॉट हो जाती है तो ऊपर चली जाती है, गर्म हवाएं ऊपर जाती, ठंडी नीचे आती। तो ऊपर जो गैसेस गई हैं वो पहले कंडेंस होंगी, पास में आएंगी, पास में आएंगी, कलेक्शन करेंगी, मतलब ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स हैं, ये पास में आएंगी, पास में आएंगी, उसके बाद जैसे ही बड़ा सा ड्रॉप बना, इसके बाद ये अर्थ पे आ जाता है, जिसको आप रेन बोल देते हो। यही हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड के बाद फिर हमारा किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट होता दिखता है। ये चीज है जिसको आप फ्रीजिंग बोलते हो, कि मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो उसको आप अगर फ्रिज में लगाते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, तो वो आप फ्रीजिंग करते हो। इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर दीज ऑब्जर्वेशन, जो ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, कौन से, जब हमने मतलब गैसेस ने आइडियल लॉज को नहीं फॉलो किया, तो उनको देखा गया कि वो तो लिक्विड भी बन रही हैं, सॉलिड भी बन रही हैं। अगर प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करना होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करना होता है, उस समय उनका ये बिहेवियर देखने को मिला, दैट मींस वो नॉन आइडियल है। अगर नॉन आइडियल आ रहा है तो रीजन क्या है, इसके पीछे का आंसर भी तो हमें चाहिए कि कौन सी ऐसी कंडीशन आ रही है जो ये नॉन आइडियल रह जा रही है। सिंपल सी चीज है, अगर आपने कोई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ये आइडियल आदमी है, हमें ये बनना है, लेकिन आप नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे का भी तो फैक्टर देखो। कि आपने अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, किसी ऐसे आदमी को देखा हुआ है जो बहुत बढ़िया रिसर्च काम कर रहा है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, तो आपने क्या कमी कर दी है जो आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे ही इसको देखा गया, तो हमारे डच साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट वॉन्डर वॉल थे, उन्होंने देखा, उनकी वजह से उन्होंने प्रपोज किया कि एग्जिस्टिंग जो उन्होंने दो गैसेस होती हैं, उनके बीच में सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे H2, Cl2, Br2, I2, या बात कर लो N2O2। नॉन पोलर क्या है, जिनमें पोलैरिटी ना हो। पोलैरिटी की बात करें तो, पोलैरिटी की बात करें जैसे HCl ले लो, यहां पे डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, तो अब दूसरा अगर यहां पे कोई आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, फिर से डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इस पॉजिटिव निगेटिव में तो इंटरैक्शन होंगे, वो दूसरे होंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है जिनमें पोलैरिटी ही ना हो। जैसे अगर हम बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन तो मोनो एटॉमिक गैस है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनमें कौन सा डाइपोल मोमेंट होगा, नहीं होगा ना। तो वही चीज यहां पे बोली गई है, ही नेम्ड दीज फोर्सेस एज वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन। इंटरैक्शन नहीं, अट्रैक्शन। कौन सी फोर्सेस को, कि मतलब एक ये मॉलिक्यूल है या एटम है, एक ये मॉलिक्यूल या एटम है, इनके बीच में अगर इंटरैक्शन हो रही है, यहां पे है, फोर्स लग रही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सी हमारे होंगे, इनको हम बोलेंगे वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन। थोड़े टाइम बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिपल्सन लगने लगेगा। अगर सर्टेन डिस्टेंस के बाद भी इनको आप क्लोज ला रहे हो, जबरदस्ती अगर इनको क्लोज ला रहे हो ना, तो ये रिपल करने लगेंगे, और रिपल करेंगे तो दैट टाइम उन फोर्सेस को हम कहेंगे वॉन्डर वॉल रिपल्सिव फोर्सेस या वॉन्डर वॉल रिपल्सन। यहां पे अभी हमने बोला कि वॉन्डर वॉल का क्या है, ये अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये वॉन्डर वॉल रिपल्सन हो जाएगा कब, जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद उनको जबरदस्ती आप और
और अंदर कर रहे हो, जबरदस्ती और ढकेल रहे हो अंदर कि आप पास में जाओ और क्लोज हो जाओ, तो वहां पे उनके बीच में रिपल्सन लगने लगेंगे, क्योंकि वैलेंस में सब इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा एटम जो है या मॉलिक्यूल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करने लगेंगे। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो अट्रैक्शन, उसके बाद रिपल्सन होंगे। चलिए ठीक है, दीज फोर्सेस कौन सी, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वंडरवॉल की, दीज फोर्सेस विच ओनली फंक्शन एट ए क्लोज रेंज। क्लोज रेंज क्यों, याद रखिएगा वंडरवॉल फोर्सेस हम जो पढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीज है कि ये क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका। कैसे, जैसे देखिए ये एक हमारा एटम है, यहां पे ये मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल है। बेसिकली मैं पूरा आपको एक बार वंडरवॉल समझा देता हूं, तब आप क्लियर अभी उसकी थियरी समझ पाएंगे। एक ये H2 है, एक ये H2 है, ठीक है, एक H2 का मॉलिक्यूल ये है, एक H2 का मॉलिक्यूल ये है। अब होगा क्या, आपको यहां देखने को मिलेगा कि ये वाला एटम यहां तक आ गया, और हमने बोला कि ये हमारी क्या है, वंडरवॉल रेडियाई है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसके बाद उनके पास में आने से रिपल्सन लगने लगे, वो क्या होती है, वो उसकी वंडरवॉल रेडियाई होगी, ये रही। ठीक है, यहां पे ये क्या है, इसको बोलेंगे वॉन्डर वॉल्स, डबल ए होता है इसमें, वॉल्स रेडियाई। ये क्या है, इस रेडियाई को जिस मिनिमम डिस्टेंस पे ये आने के बाद इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाए। याद करिए एक टर्म पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, आपको एक पोटेंशियल कर्व पढ़ाया था, लिनार्ड जोन पोटेंशियल कर्व। उसमें क्या समझाया था आपको, यहां पे काफी चीजें उससे रिलेट होंगी, समझ जाइए। अभी यहां पे क्या है, दो एटम होते थे, यहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती थी उस सिस्टम की, मतलब उस मॉलिक्यूल की, और ये जो बनती थी दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, कहां की, दो एटम्स के बीच में। तो ये एक हमारा हाइड्रोजन एटम है मान लीजिए, और एक ये हाइड्रोजन एटम है। जैसे ही ये मूव करता है, जैसे ही इसको मूव कराते हैं इसके क्लोज, पहले तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है दोनों, और ये जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है उस समय क्या देखने को मिलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लॉन्गर रेंज फेनोमेना है, मतलब दूर तक लगता है, अगर आप इतनी दूर भी है तब भी खींच लेगा। लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है ना, वो थोड़ा दूर, उतना दूर नहीं लगता है, वो जब क्लोज आओगे तब लगेगा। तो क्या होता है, पहले तो अट्रैक्शन होगा, ये लीजिए इसमें अट्रैक्शन अगर देखने को मिलेगा तो कैसे होगा, ये इसके पास जा रहा है, पास जा रहा है, जैसे जैसे पास जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा लगता है पहले और रिपल्सन कम लगता है। तो उससे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए यहां पे 40 का अट्रैक्शन लग रहा है, 30 का रिपल्सन लग रहा है, तो 30 के रिपल्सन को 40 के अट्रैक्शन ने काट दिया, और 10 के अट्रैक्शन से फिर भी ये जीत गया, और ये इसके पास जाएगा, और पास जाके यहां तक पहुंचेगा, एक बॉन्ड टाइप का बनाता है, बॉन्ड टाइप का बनाएगा, यहां बन गया बॉन्ड। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जब आती है एक ऐसी जगह जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएं, उसको आप बोलते हो यहां पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर है। यहां पे क्या था, थोड़ी देर पहले जब दूर दूर थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत रहा था, उसी की वजह से तो क्लोज आ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इस जगह दोनों बराबर हो गए, और दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, 40 में तो 40 ये, बराबर फाइट होगी। बराबर फाइट कहेगा अब आप ना अंदर आ सकते हो, वो कहेगा बाहर आप भी नहीं भेज सकते हो, क्योंकि जितनी पावर आप लगा रहे हो उतनी मैं भी लगा रहा हूं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो क्लोज आना चाहेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से तो बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन दोनों बराबर की ताकत लगा रहे हैं, तो जहां पे थे वैसे ही रहेंगे। इधर से धक्का मारेगा तो वो यहां पे आया, लेकिन इधर से फिर से अंदर की तरफ अट्रैक्शन की वजह से फिर से अंदर, तो दैट मींस जहां था वहीं की वहीं रह जाएगा। तो ये पोजीशन होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बराबर होने से। लेकिन थर्ड कंडीशन कौन सी है, जैसे ही ये और फर्दर आगे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, बहुत सारे कंडीशन हो सकती हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो, टेम्परेचर लो कर दो, या कॉलिजन्स बढ़ा दो, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा। तो जैसे ही पास में आएंगे, जैसे ही पास में आएंगे, कैसे भी आप ला रहे हो, कैसे किसी भी सोर्स से खाली इनको पास
पास लाओ तो रिपल्सन कहेगा कि मैं दिखाता हूं पावर, आप ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं, तो उस जगह रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन कौन सी हुई? फोर्स ऑफ रिपल्सन जीत जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और जैसे ही जीतेगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भटाक से बढ़ जाएगी, एकदम से शार्प राइज कर जाएगी, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। जब तक अट्रैक्शन होगा तब तक मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी। आप अपने दोस्त के साथ रहते हो तो टाइम नहीं पता चलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती, जैसा वो बोलता है वही चीज आप भी बोलते चले जाते हो, लेकिन वो तो अट्रैक्शन है, वो तो दोस्त है ना। लेकिन जैसे ही जहां पे आपके अनफेवरेबल कंडीशन, दुश्मन खड़े होंगे जिनसे आपकी बात नहीं होती है, जिनको देखते ही आपका टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ जाता है, तो उनके पास जाते ही क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन बढ़ते ही वहां पे अगर आप रहोगे तो वहां पे लड़ाई झगड़े होंगे, वैसे ही एनर्जी बढ़ जाएगी ना। सिमिलर केस इस मॉलिक्यूल में भी देखने को मिलता है कि इस 0 पॉइंट से जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो धीरे धीरे पास आए, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होता रहेगा, और कब तक होगा? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होगा। ये पॉइंट वो था जब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, ये पॉइंट वो है यहां पे जब था, जब यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो गए, दोनों के एक दूसरे के धक्के कंपनसेट हो गए, उसके बाद क्या होगा? फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करेगा और फटाक से एकदम से हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यही पूछोगे, ये डायग्राम जो समझा रहा हूं ये एग्जैक्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए भी, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं इनके लिए भी तो ऐसा ही फॉलो होगा। कैसे होगा? देखिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये हमारा H2 मॉलिक्यूल यहां पे है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे H2 मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या? ये H2 मॉलिक्यूल यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब 0 पे रखो, उसके बाद इसको धीरे धीरे इसके पास ले जाओ, धीरे धीरे पास ले जाओगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसमें न्यूक्लियस, और समझिए होता कैसे है। ये तो कहेंगे सर ये तो न्यूक्लियस मतलब नॉर्मल है, नॉन पोलर है, इसमें किस हिसाब से चार्ज हो रहा है, समझो कैसे। इसको डिस्क्राइब करते हैं पोलराइजेशन थियरी से, इसको डिस्क्राइब करते कैसे जा रहा है, अब ये भी समझ लो, पोलराइजिंग थियरी से, पोलराइजेशन थियरी, इसमें से देखिए, यहां से भी आपको समझ में आएगा कि ये पोलराइजेशन थियरी है क्या, इससे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप। देखिए, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे जो गैस हो, दुनिया का कुछ भी हो, चलिए नियॉन गैस लेता हूं मैं, नियॉन गैस लेता हूं, मोनो एटॉमिक है, दूसरा ये भी नियॉन गैस होगी, मोनो एटॉमिक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब होता क्या है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो हमारे वेव हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते रहते हैं, तो वेव के फॉर्म में जब ट्रेवल करेंगे तो यूं ऐसे ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। अब इसका भी यहां पे क्या होगा? इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो भी ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, वो भी ऐसे ही ट्रेवल कर रहा होगा, लेकिन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वेव एक जगह आ रही होंगी। देखिए, अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं कह रहा हूं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां पे आने से ये इलेक्ट्रॉन इसके काफी क्लोज आ जाएगा, और उसके क्लोज आने से क्या होगा? थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन, अरे ये तो नॉन पोलर है, इसमें पोलैरिटी नहीं आएगी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां रिपल्सन तो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जैसे ही रिपल्सन देखने को मिलेगा तो बनने वाली स्पीसीज हम जो ड्रॉ करेंगे वो क्या बनेगी? वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन बनेगा। जो नीचे का येलो वाला अगर एरिया, इसको ही कॉपी करो, इसको ही एग्जैक्टली सेम कॉपी करिए। देखिए, ये जो बना था ना, ये तो सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हमने ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखिए, वो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया था, रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर थोड़ी ज्यादा शिफ्ट होगी और इधर कम पड़ेगी। देखिए, इतना कम पड़ी है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा? थोड़ा सा कम पड़ेगी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको इधर धक्का मार दिया तो इधर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया ज्यादा। अगर इधर निगेटिव ज्यादा चार्ज आया है और इधर निगेटिव ज्यादा है, और इसमें क्या है, यहां पे इसको कॉपी कर ले दूसरे एटम को, यहां पे अगर देखोगे
इसमें निगेटिव चार्ज यहां पे आया है तो क्या होगा, इस जगह से गया है ना, जिस जगह गया से वहां से तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, तो छोटा सा डेल पॉजिटिव, और ये तो इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव को तो खाएगा ही। मतलब क्या है, पॉजिटिव जहां पे है, जहां पे ये भीख मांग रहा है, डोनेट करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बॉन्ड नहीं बनेगा प्रॉपर, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें कभी बॉन्ड मत बना देना कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके 8 से 9 हो जाएंगे और इसके 8 से 7, मतलब ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। ट्रांसफर नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, ना ही आयनिक ना ही कोवेलेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ो थियरी का क्या है, पोलराइजेशन थियरी है, सिर्फ पोलराइज होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए यहां पे डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, यहां पे डेल निगेटिव। अब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई है तो इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, यहां पे डेल निगेटिव होगा। ऐसे ही करके जो पूरी हमारा इनके एटम्स है, या अगर हमारा H2 होता तो H2 का मॉलिक्यूल होता, तो इनमें भी एक सर्टेन टाइम के लिए डाइपोल जनरेट हो गया कि नहीं। डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, यही तो होता है चार्ज सेपरेशन होना। चार्ज सेपरेशन डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, यहां पे हम लोग जो पढ़ते हैं, म्यू से बोलो Q इंटू 2L या L बोलते हो, ठीक है, म्यू इंटू एल। क्यू क्या है, ये जो चार्ज है, चार्ज आ गया, और एल क्या है, दोनों न्यूक्लियसेस के बीच की डिस्टेंस है, मतलब डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ। इससे ही हमारा वॉन डेर वाल थियरी एक्सप्लेन होगी, इसी से ही वॉन डेर वाल थियरी एक्सप्लेन होगी। कैसे, ये चीज अब देख लिए ना, अब यहां पे आप समझ जाएंगे कि 2 H2 मॉलिक्यूल पास कैसे आ रहे हैं। आप तो कहोगे नॉन पोलर था सर, कैसे आए, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है पोलराइजेशन थियरी से। पोलराइजेशन होगा मॉलिक्यूल में, दिस पोलराइजेशन ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टुगेदर। क्या होगा, फिर से सुनो, यहां पे जो पोलराइजेशन होगा एक इंस्टेंट टाइम के लिए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फिर से वो नॉर्मल हो जाते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्लाउड शिफ्ट हुई टेढ़ी मेढ़ी, वो फिर से नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन उस टाइम के लिए तो पोलराइजेशन आया, उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ही इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और वही अट्रैक्शन है जो यहां पे होता देखने को मिल रहा है ना। ये इसको भी कंपेयर कर लोगे, यहां से भी इसको कंपेयर कर सकते हो, तो क्या होगा, इस तरह का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। जैसे ही ये देखने को मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये पास में आए। उसके बाद एक कंडीशन आएगी, क्या, कि ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन जो अभी बता रहे थे अट्रैक्शन कर रहे हैं, यहां पे ये वाले डायग्राम में, पीछे वाले डायग्राम में, यहां पे जब बता रहा था अभी ये वाला, ठीक है, यहां पे देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां इतने क्लोज आएंगे, मतलब आ तो जाएंगे, लेकिन एक बार इतनी क्लोज आ जाएंगे कि अब चाहे जैसा इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हुआ हो, चाहे जो हो, कहेंगे अब अगर आप आए तो हमारी लोगों का लड़ाई हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में एट पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर आप क्लोज आ रहे हो तो रिपल्सन ज्यादा लगने लगेगा। जब तक क्लोज आ रहे हैं, अपोजिट चार्ज होने की वजह से, हमने नॉर्मल एटम कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो जाता है, उसी को बॉन्ड लेंथ कह देते हो। यहां पे देखो, इसमें जो है ना, ये पोजीशन जो है एटम्स की, यही पोजीशन जो होती है उसको आप बॉन्ड लेंथ कह देते हो। सिमिलरली एक ऐसी कंडीशन आएगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर वाले, तो उसी डिस्टेंस को आप लोग वॉन डेर वाल रेडियाई कह दोगे। यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड H2 मॉलिक्यूल में क्या बोलते हो, अगर एक ये H है एक ये H है, इसके बीच के न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वलाइज हो जाए, जस्ट इक्वल टू ईच अदर हो जाए, तो एट दैट पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ये तो एटम्स की बात है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच की वो डिस्टेंस जहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वॉन डेर वाल का और फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो इक्वल हो जाए, वो हमारा वॉन डेर वाल रेडियाई कहलाता है। तो अब हम चलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और जो बचा हुआ है अब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्या होता है। इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स, टिपिकली कोइंसाइड्स होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज टिपिकली कोइंसाइड, प्रिवेंटिंग दीज मॉलिक्यूल फ्रॉम हैविंग ए डाइपोल मोमेंट। कह रहा है कि H2 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो कोइंसाइड करते,
मतलब इक्वल इक्वल होते हैं, कोई चार्ज का डिफ्रैक्शन नहीं होता। मतलब जैसे मूव कर रहे हैं 8, मान लो अगर हम बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, टोटल तो 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, इक्वल साइज है, किसी से कोई मतलब नहीं, आइडियल कंडीशन जी रहे तो ऐसा होता है। लेकिन हाउएवर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग रैंडमली, ये देखिए बताया है, यही तो समझाया है। ये वाला डायग्राम कहां गया, ये वाला, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्स्टेंटली मूविंग रहते हैं, रैंडम मोशन, वेव फॉर्म, वेव में रहता है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आएगा, और उसी डिस्टॉर्शन की वजह से पोलराइजेशन, उसी पोलराइजेशन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दैट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लग रहा है। सिंपल एटम में लग रहा होता तो उसे आयनिक बॉन्डिंग कह देते, अगर यहां पे H+ होता, यहां Cl- होता, इसमें लग रहा होता तो आयनिक बॉन्डिंग हो जाता। लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब जिनमें तो पोलैरिटी ही नहीं है। वो कह रहे थे हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने डांस किया थोड़ा सा रैंडम मोशन, उसकी वजह से पोलैरिटी आई। पोलैरिटी आने से जैसे ही पोलैरिटी आई, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल से वर्ड्स में। हाउएवर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग रैंडमली अबाउट द न्यूक्लियस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट any one moment, ये रहा, that any one moment the electron cloud could significantly deviated as a result of a molecule collision or other cases। मतलब क्या है, उसमें डेविएशन आ सकते हैं कैसे, कि मॉलिक्यूल के टक्कर मारने से, मैंने नियॉन का दूसरा मॉलिक्यूल लाया, मैंने टक्कर ही तो मारी थी, वही बताया है, लेकिन और भी कॉज हो सकते हैं। मान लीजिए जिस कंटेनर में उसको हिला दो, ओवरऑल कॉलिजन ही होगा, लेकिन मतलब और भी कंडीशन हो सकती, प्रेशर बढ़ा दो तो वहां पे भी दोनों एटम क्लोज आने लगेंगे ना। तो वही चीज है कि या तो कॉलिजन की वजह से या कुछ अदर मेथड की वजह से जब क्लोज आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से रिपल वगैरह करेंगे, उससे बिकॉज ऑफ दिस अ ट्रांजिएंट डाइपोल मोमेंट इज क्रिएटेड। यही तो बताया है कि परमानेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे। एक में 8, दूसरे में भी 8 है, अगर एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो खुद में 7 और जिसने लिया उसके 9, मतलब दोनों अनस्टेबल हैं। रिएक्शन किसके लिए होती है, स्टेबिलिटी के लिए कि अनस्टेबिलिटी के लिए? यहां तो दोनों अनस्टेबल हो रहे हैं, इसीलिए यहां पे क्या वर्ड लिखा गया है, ट्रांजिएंट लिखा गया है ना। ट्रांजिएंट मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए वहां पे चार्ज क्रिएट हो जाता है एट दैट प्रिसाइज मोमेंट। उसी प्रिसाइज मोमेंट पे द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज डू नॉट कोइंसाइड, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव पहले बैलेंस रह रहे थे, अब नहीं बैलेंस रहेंगे। नहीं बैलेंस रहेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बनाएंगे, जो पीछे डायग्राम में दिखाया था वो देख चुके हो आप। दिस टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट इन वन मॉलिक्यूल causes nearby molecule to adopt a temporarily opposite dipole moment and small attraction is induced in the molecule। कहने का क्या मतलब है, ये लीजिए यहां डायग्राम में समझिए। यहां पे हमने समझाया कि ये जो डिस्टॉर्शन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हुई, उसकी वजह से इस पे डेल पॉजिटिव हुआ, इस पे डेल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि डेल पॉजिटिव को कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेगा ये लो, और जैसे ही देगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। यही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मैंने बताया था कि इधर डेल नेगेटिव है, इधर डेल पॉजिटिव। इसी तरह सिमिलर और मॉलिक्यूल आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और उन सबके बीच में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता हुआ आपको मिल रहा होगा। चलिए यहां पे क्या है, दिस टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये तो हो गया है। दीज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आर अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। मतलब हमारी वॉन डर वाल फोर्सेस को हम लोग डिस्पर्सिव फोर्सेस या लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं, इनका सेकंड नेम होता है। चलिए यहां पे क्या है, although these temporarily dipole have only a transitory existence and are constantly changing, but the combined effect of these large number of small attractive forces is significant and reflected in their properties। कहने का क्या मतलब है, हमने हर बार एक टर्म यूज किया, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। तो कहेंगे सर इसका क्या इंपैक्ट है? इसका ये इंपैक्ट है कि बच्चा एक कंटेनर में करोड़ों मॉलिक्यूल, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, अगर उन सबके बीच में, अगर 1000 लोगों में या 100 लोगों में कोई एक आदमी कुछ हो
तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, उनमें सब कुछ हो रहा है, मतलब अगर 100 में 10 चीजें हो रही हो तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 10% चीज नेग्लेक्ट करने लायक नहीं होती, या तो पॉइंट में या 1% होगा, चलो फिर कहेंगे चलो माफ कर देते, 2 में माफ। वैसे केमिस्ट्री में तो 1-2% बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन फिर भी चलिए हम मान सकते हैं नेग्लेक्ट हो सकता है। लेकिन ये उससे ज्यादा होता, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और उन सबके बीच में ही देखने को मिलता है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां ड्यू टू द डिफरेंस इन द इंटरमॉलिक्यूलर मासेस। यहां पे आप देखिए ये कहां से रिलेट होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इंटरन्यूक्लियर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। इंटरमॉलिक्यूलर याद रखिएगा, हर बार हम बात कर रहे हैं वंडर वॉल की, जब से बात कर रहे हैं तब से एग्जांपल आपको H2, Cl2, Br2, Ni एटम भी होंगे। एटम कौन से होंगे? जो नोबल गैस होंगे, उसके अलावा सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर गैसेस होंगी। मॉलिक्यूलर 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 होगा। एटॉमिक वर्ड नहीं लोगे कि हाइड्रोजन लेके चले आओ, हाइड्रोजन लेके चले आओगे तो कोवेलेंट रेडियाई आएगी, वंडर वॉल रेडियाई नहीं आएगी। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट फोर्स अट्रैक्शन, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड की अट्रैक्शन लग रहे होंगे। यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 H2 के मॉलिक्यूल, एक H2 मॉलिक्यूल, इसी तरह दूसरा H2 मॉलिक्यूल, उन दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो बीच में अट्रैक्शन लगता है, दैट इज योर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन्हीं के बीच में जो रिपल्सन लगेगा वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये याद रखिएगा। वही चीज यहां पे लिखी है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस, दीज फोर्सेस आर वेरी वीक। किसमें? गैसेस में वीक होती, एंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड। सॉलिड में क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, ये रहा कि यहां पे जैसे जैसे मॉलिक्यूल दूर होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पास आएगा तो ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, ज्यादा पास भी नहीं आना चाहिए, इतना भी पास ना ले आओ कि वो बर्बाद कर दे। जैसे ही ज्यादा पास ले आओगे तो वहां पे बर्बादी देखना तय है। मतलब जो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन लग रहा है वो रिपल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ये चीज। उससे पहले यहां पे क्या है? इन अदर वर्ड्स दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोला जाता है। दैट only act between the surfaces of the molecule or the part of a molecule that meet another। हर बार मैंने यही बताया है, पीछे वाले डायग्राम में चाहे देख लीजिए आप, मैंने जब ये वाला एग्जांपल लिया तब भी इनकी सरफेसेस को टच करा रहा हूं, ऊपर से ऊपर का टच हो रहा है। कभी भी मैंने इनका मिक्स नहीं कराया, किसी में भी नहीं मिक्स कराया। पीछे वाला देख लो, यहां भी यही बता रहा हूं, इनके बीच में भी, इसके बीच में चाहे जो हो, और इसको कराया है तो ये मेरा वंडर वॉल का एग्जांपल ही नहीं, ये तो कोवेलेंट का है, 4 बार बता चुका हूं। और ये जो कोवेलेंट ये है, ये तो इसकी बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है? ये बॉन्ड लेंथ है। और इसके बीच में जो आ रही है वो हमारी क्या है? ये वंडर वॉल रेडियाई है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वंडर वॉल रेडियाई। जो एटम्स के बीच में, कोवेलेंट एटम्स के बीच में आ जाए वो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, ऐसा हम जानते हैं। ये ऑलरेडी बार बार पढ़ रहे हैं। चलिए यहां पे बात करते हैं इसके लिए। Evidently, the van der Waals forces of attraction are stronger than the larger surface area of the molecule। सिंपल सी चीज है, अट्रैक्शन कहां लग रहा है? वही डिस्टॉर्शन, वही वाला अभी नियॉन वाला एग्जांपल। अगर सोचिए इतने में डिस्टॉर्शन आएगा तो इतने में अगर डिस्टॉर्शन आ जाए तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें लगेगा। और बड़ा मॉलिक्यूल अगर ये होता, इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता तो इसमें इतने में डिस्टॉर्शन आती तो इतने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता। कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। यही चीज बोला गया। This help to explain how molecule size shape affects the substance फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे जो सब्सटेंस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट हो जाएगी ये चेक करेंगे। थोड़ी देर पहले कहा था ना कि इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल के बीच में इतनी एग्जिस्टेंस होती है इसकी कि इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर देते हो। आंसर अभी जस्ट मिलेगा। फॉर इंस्टेंट, एज वी हैव ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल एल्केन एग्जिबिट ए कंसिस्टेंट इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करेगा? देखिए ये प्रोपेन है, प्रोपेन है मतलब इतना छोटा सा बच्चा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्यूटेन हुआ इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये 5 साल का था, अब ये 10 साल का हो गया। फिर पेंटेन बना, ये 15 साल का हो गया। और जैसे ही हेक्सेन बना, ये 20 साल का हो गया। दैट मींस देखिए जैसे जैसे हमने एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ाया, साइज बढ़ा रहे हैं, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, बड़े में ज्यादा होगा। और जब इसमें और इसमें
ज्यादा अट्रैक्शन हो गई होगी तो इसको इवेपोरेट करना, बॉईल करना कठिन होगा। जैसे जैसे आपको बोलोगे मास बढ़ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां है, प्रोपेन में सबसे कम 231, ब्यूटेन में 273, पेंटेन में 309 और हेक्सेन में हमारा 342 देखने को मिलता है। इवन हेप्टेन इसके आगे होता, लगभग 370 के राउंड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका मास बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एक साथ मॉलिक्यूल बॉयल होने में दिक्कत होगी, वही चीज है। अब हम बात करेंगे यहां पे, दिस इज बिकॉज द साइज एंड सरफेस, जो चीज बताई है वही लिख दिया है कि जैसे जैसे साइज और सरफेस एरिया बढ़ रहा है हमारे मॉलिक्यूल, ग्रोस प्रोपोर्शनल टू द एल्केन्स इंक्रीजेस लीनियर मॉलिक्यूलर मास। मतलब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा हमारे मॉलिक्यूलर मास के, बस सिंपल सा यही लिखा है। एज अ रिजल्ट वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर व्हिच रेजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल एल्केन एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसा हमारा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हमें दिख रहा है। द ब्रांच चेन एल्केन ऑलवेज हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए मैं इसको समझा देता हूं अभी आपको क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा? मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए ये लीनियर चेन है, क्या है? ये लीनियर है, तो ये कितना लंबा पूरा पूरा आपका स्क्रीन कवर कर रहा है, दैट मींस इसका मैक्सिमम एरिया होगा, इसका मैक्सिमम एरिया होगा। यहां पे एक चेन लगी, अगर आप इमेजिन करिए ये, अगर ये हमारा यहां पे एक चेन है, ये लीनियर फॉर्म में है, यहां पे CH3 था, यहां CH2 था, ये CH2 है, ये भी CH2 है और ये CH3 है, ठीक है। ये बिल्कुल लीनियर है तो इतना बड़ा है। अब ये आधा हाथ काट लीजिए, यहां से हाथ काट लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको काट लिया और इसको यहां पे लगा लिया, इसको यहां से ब्रांच बना लिया अपना, मतलब यहां से कटा, पहले हमने इसको पकड़ा हुआ था अपने हाथ के आगे, तो मेरे हाथ की डिस्टेंस ऐसे समझिए इतनी लंबी थी, इसको तोड़ के और यहां लगा लिया, मतलब क्या हुआ, साइड से कम हो गया, इसके ऊपर डिस्टेंस बढ़ रही। दैट मींस यहां से इसको तोड़ के जैसे ही ब्रांचिंग करोगे तो उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, CH2 CH2 CH3 और यहां CH2 नहीं, CH ही रहेगा, इसके ऊपर CH3। अब देखिए यहां पे सबसे ज्यादा एरिया आ रहा था, यहां पे ये क्या हुआ, बंडल बन गया इसका, यहां बंडल बन गया। और ब्रांचिंग करो, एक और इधर ले आओगे तो क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH3 ये वाला जो था इसको भी उठा के इधर लगा दो तो क्या होगा, ये आपको ये मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा और बंडल हो गया। मतलब यहां पे जैसे जैसे हम बोलते हैं ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से साइज हमारा घटेगा। साइज क्यों घटेगा, सरफेस एरिया कम होगा। सिंपल सा आप ऐसे एग्जांपल ले लो, लंबा सा आप एक बहुत लंबी सी स्टिक ले लीजिए, लंबी सी स्टिक ले लिया, मान लीजिए स्टिक है, ठीक है, ऐसे है, तो ये इसने पूरा एरिया भयंकर सा ले रखा है, काफी लंबा पूरा स्क्रीन भर रखा है। अब इसी स्टिक को कहीं से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए इतनी लंबी स्टिक है, इसको चौथा हिस्सा या इसका 1/5 पार्ट काट लीजिए, उसको इसी के बगल में लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, कम हो गया कि नहीं एरिया, इधर जो पूरा पहले स्क्रीन भरी हुई थी वो आधी स्क्रीन दिखने लगी। फिर क्या होगा, थोड़ा और इसको कट मार दो, इसी में जोड़ दो, वो क्या होगा, आधी स्क्रीन और दिखने लगेगी, क्योंकि यहां पे एक हाथ एक इधर दिखने लगा। फिर इसी में और ब्रांचिंग, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करते जा रहे हो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। यही चीज लिखा है, इसके एग्जांपल्स मैंने यहां पे दे दिए हैं। ये हमारा पेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है। यहां पे एक मिथाइल इसके ऊपर गया, यहां पे 2 मिथाइल गए, यहां पे एको ब्रांच नहीं है, 0 ब्रांच, यहां 1 ब्रांच, यहां 2 ब्रांच। अगर आप देखोगे यहां पे तो सबसे ज्यादा 309 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहां घट गया। घट क्यों गया, क्योंकि सरफेस एरिया कम हुआ। सरफेस एरिया कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होगा, और यहां पे और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो ये हमारा डेटा था। तो आज के क्लास का कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, वंडर वॉल अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो हमारा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये आज का लेक्चर है, मिलते हैं कल के लेक्चर में वंडर वॉल रिपल्शन के साथ।
थैंक यू सो मच।